गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार बड़े भाई साहब फिर कक्षा में फेल हो जाते हैं और अपने छोटे भाई यानी लेखक को समझाते हैं कि तुम क्लास में फेल होने से या हमसे एक साल पीछे हो जाने से ये मत समझो कि मेरा बात नहीं मानना या रिस्पेक्ट आदर नहीं करना है। ये मत सोचो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, ये हमेशा रहूँगा। और केवल किताब पढ़ने से ही व्यक्ति बहुत तजुर्बे वाला या अनुभवी नहीं होता। अपने मम्मी पापा का उदाहरण दे के उनको समझाते हैं कि देखो उन लोग कम पढ़े लिखे हो के भी कितना उन लोगों के पास बहुत से ऐसे मामलों पे हमको समझा देते हैं जो बहुत काम आता है और अपने बड़े बुजुर्ग के तजुर्बों के या अनुभवों के बारे में बताते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारा हाथ पांव फूल जाएगा। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न रहेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसको तार न दें। बोलते हैं कि देव न करे यानी भगवान न करे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम तो डर जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी जगह अगर दादा रहेंगे तुम तो सबको तार देने परेशान हो जाओगे कि उनको बता दूं या खबर दे दूं, परेशान कि अकेले मैं क्या करूंगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को न तार दें, किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हो। तार बच्चों जानते हो, पहले जैसे अभी फोन करते हैं वैसे पहले लोग तार, एक टेलीग्राम होता था जिसको आप लोग बोलते हैं, उससे लोग अपने मैसेज भेजते थे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। ठीक है, तो बताते हैं कि अगर हम दादाजी तो किसी को टेलीग्राम करके तार करके बुलाएंगे नहीं, और पहले तो क्या है बीमारी को समझेंगे और अपनी दवा देंगे, जब देखेंगे उससे नहीं फायदा हो रहा है तब वो डॉक्टर को बुलाएंगे। और यही नहीं, उसमें वो बीमारी तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम तुम तो इतना नहीं जानते कि महीने भर का घर खर्च कैसे चलता है, कि महीना कैसे चलाते हैं। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज जाते हैं। बोलते हैं हम लोगों को तो घर खर्च भी चलाने नहीं आता, घर से जो पैसे हॉस्टल में रहते हैं बोलते हैं आता है, वो 20-22 तारीख तक हम लोग पैसे खत्म हो जाते हैं और परेशानी में फिर रहना पड़ता है। हम लोग कैसे कैसे अपने खर्चे चलाते हैं। तो पैसे के मुहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया। बोलते हैं कि जो हम लोग पैसे खर्च करते हैं उतना जो पैसा था महीने भर का जो है खर्च, महीना भर कैसे चले हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च करते हैं उसके आधे में ही दादा अपना सारा काम कर लेते रहे, खर्च भी करते थे और शान से अपनी जीवन यापन भी करते रहे, अपना परिवार नेक नामी के साथ निभाया, यानी अच्छे इज्जत के साथ कि देखो इतना अच्छे से रहते हैं इस ढंग से कि उनका अपना नाम था। और कुटुंब का पालन किया जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। बोलते हैं ऐसा कुटुंब मतलब ऐसा परिवार था कि उसमें 9 आदमी पूरे लोग मिल के रहते थे। उस परिवार का जो है खर्च अच्छे से वो चलाते थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, देखिए अब बड़े भाई साहब सबका उदाहरण दे दे के लेखक को यानी छोटे भाई को समझाते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब की ही देखो, एमए है कि नहीं और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं। बोल रहे हैं कि देखो एमए है कि नहीं और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए हैं। 1000 रुपये पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। बोलते हैं कि इतना कमाते हैं, विदेश से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ उनकी डिग्री फेल हो गई। जो घर का खर्च है वो घर का देखभाल, पैसे खर्च करना जो है इंतजाम करना, वो सारा उनकी बूढ़ी माँ का काम है।
हेड मास्टर साहब की डिग्री यहाँ पर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते, घर खर्च पूरा न पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। बोलते हैं कि देखो, बट हेड मास्टर का बताते हैं कि इतने खर्च पैसे करते थे, लेकिन जब से उनकी बूढ़ी माँ आ गई, घर अपने हाथ में ले ली, तो पहले उनको सबसे कर्जे ही लिए रहते थे, लेकिन माँ के आने के बाद से, जब से बूढ़ी माँ ने घर संभाला है, तब से वो जो है पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, फिर उतना पूरा खर्च उनको उनको पड़ता ही नहीं था। लेकिन माँ के आ जाने से ही जैसे लक्ष्मी आ गई और सारा काम अपना माँ ने हाथ में ले लिया, अच्छे तरह अब सारे काम होते हैं। तो फिर कहते तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। कहते हैं कि अब ये अपने मन से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, यानी एक ही क्लास पीछे हो, तो अब तुम स्वतंत्र हो मेरे से। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। अगर तुम यूं न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। बोलते हैं कि ये मत सोचो कि तुम बेराहे पे चलोगे, मेरे रहते मैं तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं चलने दूंगा, और तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हें थप्पड़ दिखाऊंगा। इस जरूरत पड़ेगा तो इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। बोलते हैं गुस्सा करते हैं, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें मेरी बातें खराब लग रही हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। लेखक बोलते हैं मैं उनको उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, यानी झुक गया उनके आगे, कि मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुई। लघुता यानी छोटापन, छोटे हैं उसका अनुभव हुआ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसकी कहने का अधिकार है। लेखक बोलते हैं सजल आंखों से, जल भरी आंखों से, यानी रोते हुए कहा कि हरगिज नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य करें। जब वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, जहर लग रही हो, तो बोलते हैं हरगिज नहीं, और आंखों में आंसू भर लेते हैं और कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल जो है सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पे। देखिए बच्चों, बड़े भाई साहब कैसे बोलते हैं कि भाई साहब मुझे गले से लगाकर अपने छोटे भाई यानी लेखक से कहते हैं कि मुझे भी पतंगे उड़ाने का शौक है, तुम्हें देखता हूँ उड़ाते या बच्चों को देखता हूँ तो मेरा भी मन ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेगाह यानी बेराह मतलब बिना राह पे गलत रास्ते पर चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे? अगर बड़ा भाई गलत रास्ते पे चलेगा तो उसको देख के उसका छोटा भी उसी के पद चिन्हों पर। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेखक बताते हैं कि जब बड़े भाई साहब उनको देखते हैं और उनको डांटते हैं कि इन बच्चों के साथ तुम खेल रहे थे बाजार से लौटते समय, उसी समय देखते हैं कि एक पतंग जो है कट के ऊपर से गुजरी और उसकी जो है डोर लटक रही थी, और लड़कों का एक झुंड जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब तो लंबे थे क्योंकि वैसे भी उनसे बड़े थे, तो उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ
दौड़ पड़े। बड़े भाई साहब उसकी पतंग की डोर पकड़ लिए, मतलब पतंग लूट लिए और अपने हॉस्टल की तरफ खुश होके चल दिए, और मैं भी उनके पीछे पीछे, यानी लेखक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। तो बच्चों, आपको इस पाठ को पढ़ने से क्या समझ में आया? पाठ में आपने देखा कि बड़े भाई साहब जो है उनमें भी एक बचपना छुपा हुआ है, परंतु वे छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए, उनके सामने स्वयं एक उदाहरण बनने के लिए अपने बचपन को का भी वो त्याग कर देते हैं, क्योंकि वह अपने बड़े भाई हैं और वो अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे अपने पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।